मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में लेकर चल रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ही पढ़े थे कि इसमें दो तरह की बातों का अध्ययन करना है। एक विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। दोनों सेल एक दूसरे का ठीक उल्टा है। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग उसको डिटेल में, कि जिसमें विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन कराए जाते हैं। ऐसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। लेकिन इसका ठीक विपरीत, जब रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो ऐसे सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आज इस लेक्चर में समझना है, जो आपके इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस लेक्चर को समझना, सुनना और याद करना। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक ऐसा साधन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इस बात को बोर्ड पर लिखते भी गए हैं, क्योंकि अब आप लोग कह रहे हैं कि कुछ मुख्य बातों को बोर्ड पर भी लिख दीजिए, तो इस तरह से आप लोगों को बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। इसको नोट भी करते जाइएगा कि एक ऐसा साधन, एक ऐसा डिवाइस जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। लेकिन यह सेल क्या होता है? दो हाफ सेलों का कॉम्बिनेशन, दो अर्ध सेलों का संयोजन एक पूर्ण सेल कहलाता है, एक सेल कहलाता है। ये दो अर्ध सेल क्या होते हैं? एक हाफ सेल में, एक अर्ध सेल में ऑक्सीडेशन और दूसरे अर्ध सेल में रिडक्शन होता है। और यही ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिस डिवाइस के अंदर। उसी डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इसका निर्माण का ऐसा एक फिगर से इसको समझना है कि ऐसे इसमें देख रहे हैं दो हाफ सेल हैं, दो बीकर है। एक बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड को डुबो दिया गया है, यह जिंक इलेक्ट्रोड है। जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर के रड को डुबो दिया गया है, यह कॉपर इलेक्ट्रोड है। इन दोनों घोलों को एक यू ट्यूब से जोड़ दिया जाता है। यू ट्यूब एक खोखली नली है। इसके इस यू ट्यूब में जिलाटीन मिश्रित KCl या KNO3 या NH4NO3 का गाढ़ा घोल भरा रहता है। इसे लवण सेतु कहते हैं। ये दो लवणों के बीच एक ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसे लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु एक यू टाइप की नली है जिसके अंदर जिलाटीन मिश्रित KCl या KNO3 या NH4NO3 का गाढ़ा घोल भरा रहता है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को बाहरी परिपथ से एक कुंजी के एक वोल्ट मीटर से होते हुए जोड़ दिया जाता है, तो इस के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। ध्यान देना है, एक हाफ सेल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्रमशः जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड डुबोए गए हैं। अब यह दोनों घोल अलग अलग हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अलग अलग जितने भी मेटल होते हैं सबकी अवकारक क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए ऐसे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को ही दो हाफ सेल के रूप में ऐसे सेल के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाना चाहिए। अब इसमें
जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो कॉपर की तुलना में चूंकि ज्यादा कारक क्षमता वाला इलेक्ट्रोड है। यू नो, अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हैं और उसके अनुसार आप जानते हैं कि जस्ता की अवकारक क्षमता कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जस्ता का विद्युत धनात्मक गुण, जस्ता का इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कॉपर की तुलना में अधिक होता है। तो अब जैसे ही इन दोनों सेलों के बीच बाह्य विद्युत परिपथ स्थापित कर दिया जाता है, इस जिंक इलेक्ट्रोड में जो यह एक हाफ सेल है उसमें ऑक्सीकरण होने लगता है। इस प्रक्रिया में जस्ता जो ज्यादा विद्युत धनात्मक है अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रतिक्रिया पर ध्यान देना, यहाँ Zns लिखा हुआ है, S मींस सॉलिड। जस्ता का यह जो धातु है यह सॉलिड स्टेट में यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह जस्ता होल में जाने लगता है। इस प्रकार इस होल का सांद्रण बढ़ने लगता है। लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यू नो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी यह जो जिंक इलेक्ट्रोड है या यह जो हाफ सेल है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यह हाफ सेल रिएक्शन है, यह कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है। इस दूसरे हाफ सेल में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होता है कि Cu+ यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हुए जिंक ये कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर आता है, यह Cu+2 आयन जो घोल में है यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और कॉपर मेटल के रूप में इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करने लगता है। इस प्रकार से इस घोल से Cu+2 इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर आने लगता है और इस तरह से इस घोल का सांद्रण धीरे धीरे घटते जाता है। इस घोल का सांद्रण बढ़ता है जबकि इस घोल का सांद्रण धीरे धीरे घटता जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यह प्रोसेस रिडक्शन है, अवकरण है। तो यह फर्स्ट हाफ सेल में जो लेफ्ट साइड में लिखा गया हाफ सेल है यहां ऑक्सीडेशन होता है, जबकि अनदर हाफ सेल में रिडक्शन होता है। और इस प्रकार से अब ध्यान देना है कि इसमें जो धन और ऋण चिन्ह इलेक्ट्रोड को दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ठीक उल्टा होता है। यह नोटेशन भी, यह रिप्रेजेंटेशन भी किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहे हैं यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ठीक उल्टा है। अब इस यह जो हाफ सेल है कौन, जिंक इलेक्ट्रोड का, यह चूंकि इलेक्ट्रॉन रेडिएटर है, यह माइनस चार्ज रेडिएट कर रहा है, माइनस चार्ज ऋण आवेश उत्सर्जित कर रहा है। यह माइनस चार्ज देने वाला जो इलेक्ट्रोड है यहां पर माइनस चिन्ह से इसको सूचित किया जाता है। बट यू नो, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है, इसलिए यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ठीक उल्टा है ना, समझ रहे होगे बात को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जहां माइनस चिन्ह होता है इलेक्ट्रोड पर उसको कैथोड और जहां प्लस चिन्ह होता है उसको एनोड कहते हैं। लेकिन यहां ठीक उल्टा हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्या जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको एनोड कहते हैं। चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, लेकिन चूंकि यह माइनस चार्ज प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन मींस क्या, नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इमिटर जो इलेक्ट्रोड है उसको माइनस चिन्ह से सूचित किया जाता है। यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ एनोड है। इसका ठीक उल्टा यह माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण जो करेगा, माइनस चार्ज को जो आकर्षित करेगा वो कौन होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, इसलिए इसको प्लस चिन्ह से दिखाया जाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। तो जहां पर अवकरण होता है वो कैथोड कहलाता है, इसलिए यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसमें कौन है, कैथोड।
चिन्ह के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान देना है। अब है कि इस प्रकार से इस विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता क्या है, थोड़ा शॉर्ट में पॉइंट वाइज इसको दिमाग में रखना चाहिए। क्या कि यह विद्युत रासायनिक सेल दो हाफ सेल का संयोजन है, दो अर्ध सेलों का संयोजन है। एक अर्ध सेल में ऑक्सीडेशन होता है जिसे एनोड कहते हैं और इसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, जबकि दूसरे अर्ध सेल में अवकरण होता है जो कैथोड कहलाता है और इसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यह दोनों सेलों के बीच विद्युत धारा एनोड से यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि इस घोल में आयनों का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। यह विद्युत धारा प्रवाहित हो सके इसके लिए यह जो बीच में लवण सेतु है इसका प्रमुख कार्य है कि लवण सेतु का कार्य क्या है। अभी बता रहे थे कि लवण सेतु एक यू नली होती है जिसमें जिलाटिन मिश्रित KCl या KNO3 या NH4NO3 का घोल भरा रहता है। यह लवण सेतु के द्वारा घोल से एक दूसरे घोल में आयनों का गमन होता है, परंतु दोनों जो घोल होते हैं वे परस्पर मिश्रित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, जबकि भीतरी विद्युत परिपथ में एक घोल से दूसरे घोल में आयनों का गमन होता है। लवण सेतु के कारण ही दोनों घोलों की विद्युत उदासीनता कायम रहती है। यदि लवण सेतु का यूज नहीं किया गया तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। लवण सेतु के कार्य क्या है यह भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको यहां पर लिख भी दें। अब ध्यान देना है कि इस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एक एनोड और दूसरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसमें एनोड में क्या होगा, एनोड के द्रव्यमान में कमी होगा क्योंकि इससे जस्ता निकलकर घोल में जा रहा है और यहां पर घोल से निकलकर कॉपर जमा हो रहा है कैथोड पर, इसलिए कैथोड के द्रव्यमान में वृद्धि होती है और यह कॉपर इलेक्ट्रोड के द्रव्यमान में वृद्धि बटा जस्ता इलेक्ट्रोड के द्रव्यमान में कमी बराबर होता है कॉपर का तुल्यांकी भार बटा जस्ता के तुल्यांकी भार के, और यह तुल्यांकी भार दोनों का निश्चित होता है जो आप जानते हैं। इस प्रकार से जब दो अर्ध सेलों को संयोजित कर देते हैं और विद्युत धारा बाहरी परिपथ से प्रवाहित होने लगती है, यदि इसके बीच में कोई कम जैसे 1.1 to 1.5 वोल्ट का बल्ब लगा दिया जाए तो वह बल्ब जलने लग सकता है। ऐसा सेल आप लोग घरों में से ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हैं, वह विद्युत रासायनिक सेल का ही उदाहरण है। ऐसे सेल में जो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, दोनों अर्ध सेलों को एक साथ जोड़ करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जस्ता का ऑक्सीडेशन हो रहा Zn, ये हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल को यदि जोड़ कर लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं Zn प्लस Cu+2 एक्वस, एरो साइन के बाद Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर। और इस प्रतिक्रिया पर आधारित जो सेल है उसी को डैनियल सेल या गैल्वानिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। अब है कि जब इलेक्ट्रोड अपने ही घोल में डुबोए हुए रहते हैं, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबो दिया गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके धातु और घोल के आयनों के बीच एक विभव कायम होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। अर्थात जब किसी धातु को उसके अपने ही आयन वाले घोल में डुबा दिया जाता है, जैसे जस्ता को ZnSO4 सॉल्यूशन में डुबो दिया गया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया गया है,
तो जब किसी धातु को उसके अपने ही आयन वाले घोल में डुबा दिया जाता है तब एक विद्युतीय द्वितल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण धातु एवं घोल के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोड त्याग करने वाले इलेक्ट्रोड का विभव को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रोड के विभव को रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। इस प्रकार से कैसे सेल के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान, अब विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको संक्षेप में ईएमएफ से सूचित करते हैं, यह क्या होता है कि गैल्वानिक सेल में एनोड से कैथोड की ओर बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, अतः दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है, अतः एनोड एवं कैथोड के विभवों को क्रमशः ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव भी कहा जाता है और इन दोनों विभवों के बीच गणितीय योगफल को ही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहा जाता है। यह हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल Zn+2 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या संक्षेप में इसको E-ऑक्स लिखते हैं। प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर देखा जाता है कि दस्ता का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.763 वोल्ट होता है। ये E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी हाफ सेल में कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है वह मानक नहीं होता, लेकिन यदि वह घोल का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट हो तो ऐसे परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोड विभवों को मानक विभव कहा जाता है। तो 1m ZnSO4 सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू प्राप्त होता है -0.763 वोल्ट, जबकि दूसरे कॉपर इलेक्ट्रोड में Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर मेटल के रूप में अपने इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। यदि यह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर हो और 25 डिग्री सेल्सियस पर यह सेल का फॉर्मेशन हुआ हो तो उसका कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल +0.345 वोल्ट पाया जाता है। अब सेल का विभवांतर को कोई वोल्ट मीटर से मापा नहीं जा सकता। किसी सेल का ईएमएफ 2 इलेक्ट्रोड के विभवों का अंतर होता है जब सेल से विद्युत परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इस प्रकार से सेल का मानक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ या जिसे संक्षेप में E0 से सूचित करते हैं या कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर के बराबर होता है। अब कैथोड को चूंकि सेल के रिप्रेजेंटेशन में दाईं ओर लिखते हैं और एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, इसलिए भी ऐसे इलेक्ट्रोड कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0C मींस कैथोड माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0A मींस एनोड ऐसे भी लिख सकते हैं, या कैथोड चूंकि दाईं ओर है इसलिए इसको E0R मींस राइट और एनोड चूंकि बाईं ओर है इसलिए इसको E0 लेफ्ट L से सूचित करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E0 ऑक्सीडेशन क्योंकि E0 रिडक्शन -E0 ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से यदि सेल का ईएमएफ धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तब समझें कि प्रतिक्रिया अभिष्ट दिशा में हो सकती है, लेकिन यदि सेल का ऋणात्मक ईएमएफ ऋणात्मक हो तो प्रतिक्रिया अभिष्ट दिशा की ओर नहीं हो सकती, बल्कि यह प्रतिक्रिया उल्टी दिशा की ओर हो सकती है। जैसे यह जो
डैनियल सेल या गैल्वानिक सेल या जो इस प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका संक्षिप्त निरूपण कैसे कर सकते हैं? संक्षेप में इसको लिख सकते हैं Zn/Zn(4) सॉल्यूशन। जस्ता इलेक्ट्रोड डूबा गया है Zn(4) सॉल्यूशन में, तो ऐसे लिख सकते हैं Zn/Zn(4) एक्वस डबल वर्टिकल लाइन या शायद ब्रिज का चिन्ह, डबल वर्टिकल लाइन या कनेक्टेड है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन से, जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डुबाया गया है। तो ऐसे सेल का ईएमएफ क्या होगा? E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। E0 राइट में कौन है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। माइनस E0 लेफ्ट में कौन है? जिंक इलेक्ट्रोड है। E0 राइट कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.345 वोल्ट है, जबकि E0 Zn जो बाईं ओर इलेक्ट्रोड है, जस्ता का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.763 वोल्ट है। और इस प्रकार से सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दें तो ये 1.108 वोल्ट इस सेल का ईएमएफ पाया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको ठीक से फिर से बार बार YouTube पर चैनल पर इसको देखकर, लिखकर, पढ़कर, समझकर, याद कर लेना है, क्योंकि इससे आगे और भी कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है, कुछ इससे संबंधित और बातें हैं जिसको अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।